चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर गुड्स के बारे में सब समझ लिए थे। आज हम लोग ना डिलीवरी करना था हम लोगों को ना। क्या देखते हैं हम लोग सेल ऑफ गुड्स का कर रहे हैं हम लोग सेल ऑफ गुड्स सेट। गुड्स तो हमने कवर कर लिया था, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कॉन्टिजेंट गुड्स के बारे में जान लिया था हम लोगों ने। अब आइए बात करें डिलीवरी की। डिलीवरी क्या है? इट फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। डिलीवरी मींस वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर पर्सन। स्वेच्छा से, वॉलंटरी मतलब इच्छा, स्वेच्छा से आप कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, वो आप फ्री कंसेंट है आपका। ऐसा नहीं कोई जबरदस्ती सेल नहीं कर रहे हैं आप, आपने अपने मन से खरीद बेचा है और सामने वाला अपने मन से खरीदा है, वॉलंटरी है। ठीक है। अब जनरल रूल, डिलीवरी ऑफ गुड्स में मेड बाय डूइंग एनीथिंग व्हिच हैज इफेक्ट पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द बायर। नहीं आप कुछ भी करिए, गुड्स का पोजीशन किसको मिल जाए? खरीदार को मिल जाए। जो जिसने खरीदा है उसको उठा के उसको आप सौंप दीजिए, ये बेटा तुम ले लो, ये आप कुछ भी तरीके से दे दीजिए आप। दैट्स कॉल्ड डिलीवरी। ठीक है। और एनी पर्सन ऑथराइज्ड टू होल्ड देम ऑन हिज बिहाफ, उसको या उसके बिहाफ पर आप उसको दे दीजिए, उसको गुड्स सौंप दिया गया, डिलीवरी हो गई आपकी। ठीक है। अब बोल रहा है फॉर्म्स ऑफ डिलीवरी क्या होंगे, तो फॉलोइंग आर द काइंड्स ऑफ डिलीवरी फॉर ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। ठीक है। कितने फॉर्म से हो पाएंगे डिलीवरी आपके? तो एक तो होगा एक्चुअल डिलीवरी, दूसरा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और एक सिंबॉलिक डिलीवरी। और इसके बारे में पहले बहुत इजी है, कोई विशेष बात नहीं है। क्यों अनुराग जी देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं इंस्टा? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं सर। चलो तो इसमें क्या बोला है? एक्चुअल डिलीवरी की बात करें तो व्हेन द गुड्स आर फिजिकली डिलीवर्ड टू द बायर, फिजिकली उठाया, ये उठाया और ये दे दिया आपको फिजिकली। ठीक है ना, इसके क्या बोलेंगे? एक्चुअल डिलीवरी। और एक्चुअल डिलीवरी टेक प्लेस व्हेन द सेलर ट्रांसफर द फिजिकल पोजीशन ऑफ द गुड्स टू द बायर। ये उठाया, सेलर उठाया, बायर को दे दिया, लो ले जाओ। ठीक है। टू एंड द थर्ड पर्सन ऑथराइज्ड बाय या उसका कोई जो उसके बिहाफ पर आ जाए। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द डिलीवरी। सबसे कॉमन ये होता है, हम किसी शॉप पे जाते हैं, कुछ परचेस करते हैं, हाथों पेमेंट किया, हाथों सब लिया और चले आए। दैट्स क्या हो गया आपका? एक्चुअल डिलीवरी हो गया। ठीक है। हाथों दे दिया हमने उसको, कोई दिक्कत यहाँ पर मैडम आपको? चलिए फिर है अब कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। व्हेन इट इज इफेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन द कस्टडी ऑफ एक्चुअल पोजीशन ऑफ द थिंग, as in the case of delivery by allotment, यानी एक्नॉलेजमेंट थ्रू दे दिया जाए, सो बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हुआ है। जैसे एग्जांपल दिया है आपने, वेयर ए वेयरहाउस मैन होल्डिंग द गुड्स ऑफ ए एग्री टू होल्ड देम टू बिहाफ ऑफ द बी एट ए रिक्वेस्ट। यानी कि भाई ए गोदाम है, हमने अब सुनो, या तो दुकानदार खुद दे दिया या फिर मेरा गोदाम कहीं और है, हमने ऐसे कहा ये बिल, ये चालान कार्ड दे दिया, ये बिल ले जाइए और वहां उसको दिखाइएगा, वहां पे हाउस मैन बैठा हुआ है, वो देखेगा, मेरा साइन देखेगा और आपको दे देगा, और हम उसको यहाँ से फोन कर दे रहे हैं। हमने क्या कर दिया? उसको कंस्ट्रक्टिव हो गया ना, उसको हमने कोई रिसर्च किया ना वहां से, यार इसको पेमेंट, इसको कुछ दे देना, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ये हाउस से वहां से मिल गया, उसकी बिहाफ पर वो पेमेंट वो दे दिया ना, कोई मिला ना, फिर मिला ना, डिलीवरी हो गई ना। कंस्ट्रक्टिव मीन्स हुआ कि आप ऑनलाइन परचेज करते हैं, अमेज़न बुक करते हैं, फ्लिपकार्ट बुक करते हैं, तो जिस सेलर से आप परचेज, उसमें भी सेलर होते हैं, बहुत सारे सेलर होते हैं। आपने सेलर परचेज कर लिया है, ठीक है ना, आपने बुकिंग करके पेमेंट कर दिया है, डिलीवरी आपको होटल पहुंचाएगा, किसके माध्यम से होगा? उसके अपने किसी भी कोरियर एजेंट से होगा, कोरियर फ्रेंड्स उसके करेंगे, तो उसको कंस्ट्रक्ट करेगा ना वो कि ये इनका एड्रेस है, इनका सामान था, आगे इनको आप पहुंचा दो, वो आपके यहाँ लग दे देगा। अमेज़न वाला खुद लेके आएगा क्या? फ्लिपकार्ट वाला खुद लेके आएगा क्या? उसके क्या रहेंगे? उसके कार्गो अलग रहेंगे, कुरियर अलग रहेंगे उसके, ये होता है। चलो ये सब इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गया है, साइज दिया गया, आप कर दीजिए, पहुंचा देगा। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी टेक्स प्लेस when a person in possession of the goods belonging to the seller acknowledged to the buyer that hold the goods on buyer's behalf, buyer की behalf पर लेकर आएगा और आपको दे देगा। अब आपके पास सिंबॉलिक डिलीवरी। ठीक है, तो हिंदी में क्या लिखा है सिंबॉलिक को? प्रतीकात्मक लिखा है। हाँ, प्रतीकात्मक। हिंदी हो तो और डिफिकल्ट हो जाता है, लगता है कि संस्कृत में बोल रहे हैं, इसलिए हम कभी दोनों बात कर लेते हैं आपसे। तो भैया आपने कैसे हिंदी बताया आप?
बात तो से बात हिंदी में ही हो रही है और उसको इस टाइप का आराम मिल रहा होगा, समझ में आ जा रहा होगा, वो डिफिकल्ट वर्ड भी इजी हो जा रहे होंगे उसके। सिंबॉलिक मतलब when there is a delivery of thing in token of a transfer of something else, that is the delivery of goods in the course of transit may be made by handing over the document of title of goods like bill of lading, railway receipt, delivery order। अब ये सब क्या है, वेयर हाउसिंग देने वाला सब क्या है, सिंपली एक्चुअल डिलीवरी इज नॉट, वेयर एक्चुअल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल देयर मे बी डिलीवरी ऑफ द मीन्स ऑफ गेटिंग पोजीशन ऑफ द गुड्स हो गया। यानी कि आप जैसे रेलवे का सिर्फ आया है, जब भी आपको पास बिल्टी बाई से बाइक को गुड्स भेज दिया गया रेलवे से या ट्रांसपोर्ट से, बिल्टी आपके पास आ गई और आप उसको लेके जाते हैं तो उसको दिखाते हैं तो आपको डिलीवरी देता है, तो क्या सिंबॉलिक हो गया ना, वो प्रतीकात्मक हिंदी बोल रहे प्रतीकात्मक, क्या आप बिल्टी ले गए उसको दिखाए तो मिलाएगा आपको दे देगा, जो बिल्टी ले उसको मार मिल जाएगा। अब बिल्टी बाई को भेज दिया जाता है, क्या भाई आजकल मेल करते हैं, फैक्स करते हैं, बिल्टी नंबर होता है, नंबर बता दिए, नंबर से मिल जाएगा, सिंबॉलिक जीआर नंबर होता है, इनको पता है, एंट्री करती है जीआर नंबर का, ठीक है ना, जीआर नंबर बता दिए तभी क्या हो जाएगा, आपको गुड्स मिल जाएगा, ये क्या हो गया सिंबॉलिक है, जीआर नंबर गुड्स उस पर है, जो जीआर नंबर गुड्स आएगा वही मिलेगा आपको, दूसरा नहीं मिलने वाला है, हाँ गिरवाया जाता है, इसको बोल दिया प्रतीकात्मक। अगर आपने कुछ आप एक्शन लीजिएगा तो सिंबॉलिक दिखाइए, आप वीडियो दीजिए हमको, आप तब हमको गुड्स डिलीवर करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ये हो गया है, तीन बार समझ लिया हम लोगों ने क्या क्या, एक तो एक्चुअल, दूसरा कंस्ट्रक्टिव, तीसरा सिंबॉलिक, ठीक है। देख पाए सुन पा रही है अनुराग जी, रिष्टा जी, क्लियर है बात को? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। गुड्स आर सेड टू बी डिलीवर्ड स्टेट when they are in such a condition that the buyer would under the contract be bound to take delivery of them। नहीं अब तो क्या गुड्स आ चुका है और आपको लेना पड़ेगा, बिल्टी भी आ चुकी है, आपका माल आ चुका है, आप भी उठाएंगे ना उसको, हाँ। एग्जाम्पल दिया है, वेयर when a contract to sell timber and make bundle thereof, the goods will be in the deliverable state after A has put the goods in the certain condition। ठीक है, आपने अब तो लेना पड़ेगा ना, आपने सब कुछ पेमेंट कर दिया, बुक पैक करवा दिया, बना दिया, पैकिंग हो गई, बांध दिया, गट्ठा बना दिया गया, अब तो आप लेंगे ना, सब कुछ हो गया, आप नहीं हम नहीं लेंगे क्योंकि पैक करवाए थे। बताइए, जैसे आपने पिज्जा ऑर्डर कर दिया और बना के आपके घर पे आ गया और आपने उसको ऑनलाइन पेमेंट भी कर दिया था और आप उससे कह रहे हैं नहीं हमको नहीं चाहिए, मेरा मन अब बदल गया है, अब हमको कुछ और खाना है, तुम उसको वापस ले, नहीं चाहिए हमको, पेमेंट 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 वापस होगा क्यों? अब आपको लेना पड़ेगा, अगर आप नहीं लेते हैं लॉस आपका, चलिए तो अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। जो गुड्स है जिसका है उसका टाइटल मिलना चाहिए ना आपको, पोजीशन तो मिल गया, डिलीवरी हो गई है, तो उसका पोजीशन के साथ साथ टाइटल भी आपके पास होना चाहिए। टाइटल मतलब उसकी ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए, आपको मालिकाना हक आपके पास ट्रांसफर होना चाहिए, आना चाहिए आपके पास, आपको मालिक इसमें बनना पड़ेगा। यानी कि कोई चीज परचेज करते हो तो बिल आपके नाम का हो, वो प्रूफ करता है कि आप उसके मालिक हैं, है ना, ये यही क्या है, टाइटल है आपका। इंक्लूड द बिल ऑफ लैंडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, ये सब क्या बताता है, सबसे आप दिखाएंगे, बिल ऑफ लैंडिंग दिखाएंगे, आपके नाम मिल कटा रहेगा, ये गुड्स आपका है, इसका मतलब आपको डिलीवरी दिया जाएगा, ये हक बताता है कि हाँ ये आपकी का है, इसके मालिक आप, ठीक है। या फिर रेलवे का रिसीप्ट है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है, वारंट और ऑर्डर फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट यूज, कोई भी डॉक्यूमेंट यूज करिए जिसमें क्या हो जाएगा, जिसमें क्या करना हो आपको, जिससे मालूम चल सके कि काम डिलीवरी आप मालिक आपके, टाइटल आपके नाम हो जाए, ठीक है। आप देखते हैं मतलब भी गया, हाँ तो भाई सीधी सी बात है, जिसके पास उसका टाइटल रहेगा, जो मालिक रहेगा उसी को आप डिलीवर करेंगे ना, सबको तो आप कर नहीं देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बोल रहा है यहाँ पर दिया ना कि बिल ऑफ लैंडिंग दिया है, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट, रेलवे का रिसिप्ट है, वारंट है, सब क्या है, ये सब क्या मान्यता आपके लिए, सब एग्जाम्पल से होते हैं। आगे बढ़ेंगे,
नेक्स्ट अब बात करना है मेरे को मर्केंटाइल एजेंट के बारे में। ठीक है, क्या होते हैं हमारे मर्केंटाइल एजेंट? चलिए, तो अब हमको बात करना है इसमें मर्केंटाइल। तो इट मींस an agent who is in the customary course of business has as a such agent authority either to sell of goods, to consign goods for the purpose of the sell or to buy goods or to raise money on the security of the for the goods। यानी क्या हो गया, आपको मर्केंटाइल आपको एजेंट बनाया गया जिसको जो अब इस पर्पस के लिए काम कर सकता है। ठीक है, जो गुड्स सेल कर सके और उसको अथॉरिटी दी गई है, गुड्स को क्या कर सके, कंसाइन कर सके या उसका बिल पास कर सके, रिलीज कर सके, सब क्या है उसके लिए। इधर सीधा 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 सी वाला कर दो, ये वाला कर दो। ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद बात किया जाएगा जैसे कि सच काइंड ऑफ एजेंट आर ऑप्शनर्स और ब्रोकर्स, ये क्या है, बीच वाले लोग हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी हियर मींस ओनरशिप ऑफ जनरल प्रॉपर्टी। ओनरशिप जिसकी है प्रॉपर्टी उसी की है, मलकाना हक होना चाहिए, आपके नाम से हक होना चाहिए। इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल द ओनरशिप ऑफ गुड्स मस्ट बी ट्रांसफर बाय द सेलर टू द बायर। या आप अच्छे से जानते हैं एक बार सेल करने के बाद क्या उस पर सेलर का हक रह जाता है क्या? कोई भी कुछ ट्रांसफर कर दिया, सेल कर दिया, तभी भी उसका मालिक सेल ही रहेगा। जब तक सेल नहीं करेगा वो उसका ओनर है, उसके पास ओनरशिप ट्रांसफर है। लेकिन जिस दिन सेल कर दिया, जो बायर होगा तो मस्ट क्या होगा, अब वो बन जाएगा उसका मालिक। जिसने पेमेंट कर दिया उसने खरीद लिया, अब सामान उसका हो गया, मालिक वो हो गया। जो लोग कॉमन से जो कॉमन काम करते हैं लाइफ में ना, जनरल लाइफ में, वही चीज है। सब चीज नई चीज नहीं है, बस उसको लॉ की लैंग्वेज में पिरो दिया गया है, बस और कुछ नहीं है। कैसा मर्केंटाइल एजेंट वो बताया गया उसमें ना कि जो एजेंट है, जो कॉमर्स एजेंट है, ऑथराइज कर दिया है आपको, आप मेरे बिहार पर सब माल परचेस में सेल के लिए एजेंट। ठीक है ना? हाँ, अब जो दिया यहाँ पर एग्जांपल समझ में अच्छा से आ जाएगा आपको। इफ ए हु ओन्स सर्टेन गुड्स प्लेस देम टू बी, A has general property in the goods, whereas B has special property or interest in the goods to the extent of the amount of advance he has made। आप जिसको एडवांस में दे दिया है आपने, तो खाली एडवांस दे देने से आप ओनरशिप तो ट्रांसफर होनी जाएगी आपके अंदर, जब तक कि आप उसका फुल पेमेंट न कर दे और डॉक्यूमेंट ट्रांसफर न हो जाए आपके नाम। सिर्फ एडवांस देने से आप मालिक नहीं बन जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंस्टॉलमेंट क्या होता है। अ पर्सन इज सेड टू बी इंस्टॉलमेंट व्हेन द इज पेड डेट इज द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और कैन नॉट पे। देखो, जिस किसी इंसान की एसेट्स कम हो जाए, ऐसे समझो, समझो, जिस किसी इंसान की पर्सन की एसेट्स कम हो जाए और उसकी लायबिलिटी ज्यादा हो जाए, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट हो गया। यानी वो पे नहीं कर सकता, उसका डेट ज्यादा हो गया, यानी 50 लाख का उसके सर पर कर्ज है और उसकी पूरी संपत्ति पूरी प्रॉपर्टी जोड़ दिया है तो 30-40 लाख हो रहा है। इसका मतलब लायबिलिटी ज्यादा हो गई, एसेट्स कम हो जा रहा है, वो इस स्थिति में नहीं है कि सबको पेमेंट कर पाए, तो इसके क्या हो जाएंगे, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट हो गया। अब काम खत्म होगा उसका। फिर प्राइस, प्राइस इज मनी कंसिडर, जो आप गुड्स के लिए पे करते हो, जो भी गुड्स परचेस करना होता है, जितना परचेस करना उसके लिए कोई एक लिमिट होती है, प्राइस का सीमा होती है, जितना आप पेमेंट करें उसके बाद उसकी प्राइस मानी जाएगी। अनुराग जी हैं, देख पा रहे, सुन पा रहे हैं नहीं? इस तरह सुन पा रही नहीं? यस सर। चलिए, तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स है, इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ कंडीशन, जितना लेना है आप लोगों को, यानी कि सॉल्वेंट, प्राइस और क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बात? नॉर्मल सी बात थी। अब आ रहा है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, तो अंतर में आ गया, सेल अलग सी हो गई और एग्रीमेंट से अलग हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4(1) अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट whereby the seller transfer or agree to transfer the property in goods to the buyer for a price। नहीं होता भाई, कॉन्ट्रैक्ट किया आपने, किसी प्राइस पर एक डन हो जाएगा, कितने में हम आपको देना चाहते हैं या उतने प्राइस पे वो परचेज करना चाहता है, वो माना जाएगा। देयर मे बी a contract of sale between one
पार्ट ओनर एंड अनदर, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट सेल हो सकता है कि आप ये हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये अब आप हमें उस बेचेंगे, किसी और को नहीं बेचेंगे, उसका कुछ बयान बट्टा हमसे आप ले लीजिए। एग्रीमेंट टू सेल भी कर सकते हैं हम लोग। वे अंडर कॉन्ट्रैक्ट सेल, देखो वे अंडर कॉन्ट्रैक्ट सेल अ प्रॉपर्टी एंड द गुड्स इन ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू बायर, the contract is called a sale, but where the transfer of property and goods will take the place at the future time subject to some condition thereafter the fulfill is called agreement to sell। अभी कभी तो बेच दिया, सेल हो गया, अभी नहीं बेच रहे हैं, अभी खाली आइए हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, फ्यूचर में बाद में बेचेंगे और उसकी तय आज ही कर लेते हैं, उसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। समझ में आ गया? तुरंत सेल किया, सेल बना गया। अभी नहीं बेच रहे हैं, फ्यूचर में बेचेंगे, उसके खाली एग्रीमेंट करना है बैठ के, क्या बोलेंगे अभी? एग्रीमेंट टू सेल। तो कब बिकेगा वो? फ्यूचर में, जो भी उसकी तुरंत हो जाए तो सेल कंफर्म हो गया, तो दैट्स नॉट एग्रीमेंट। अभी नहीं, फ्यूचर में होगा, दैट्स एग्रीमेंट। ठीक है, अब आइए एनालिसिस कर जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, अब वही देखो दुआ बता रहा है, देखो देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मतलब सेल हो गया, सेल करते हैं और सेल का एग्रीमेंट सेल करेंगे। अब दोनों बता दिया मैंने आपको, सेल और सेल का एग्रीमेंट दोनों समझा दिया हमने आपको, कोई दिक्कत एडिट कर सकते हैं यहाँ पर, कर लीजिएगा इसको। अब बता रहा है आपसे व्हेन एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल, भाई फ्यूचर में हमने कहा था आपसे देने के लिए, वो फ्यूचर घड़ी आ गई, उस दिन सेल कर दिया, तो फ्यूचर एग्रीमेंट क्या बन गया? एग्रीमेंट टू सेल क्या बन गया? सेल बन गया। देखो एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल व्हेन द टाइम elapse, जो जितना समय का वादा किया था उस समय क्या हो गया? बीत गया, elapse हो गया, उस समय आ गया, घड़ी आ गई, द कंडीशन आर फुलफिल्ड, सब शर्तें पूरी हो गई हैं, सभी टू द विच इज प्रॉपर्टी टू गुड्स बी ट्रांसफर, सब पूरा कर दिया हमने, तो क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, the following elements must coexist so as to constitute contract of sale of goods under the sale of goods at an end। ठीक है, इसमें सारे एलिमेंट्स जितने भी होते हैं सब जुड़े, कॉन्ट्रैक्ट आप सील कर देंगे, सब जुड़े रहेंगे। देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टी, सबको पता ही आपको, जब आपको कॉन्ट्रैक्ट करना होगा तो किससे करेंगे? दो पार्टी चाहिए, एक सेलर होगा, एक बायर होगा, तो दोनों क्या होंगे? डिफरेंट पर्सन होंगे, एक ही थोड़ी दोनों हो जाएगा। अब पर्सन कैन नॉट बी बोथ, लिखा भी वही बात, एक ही पर्सन हो सकता नहीं है, दो पर्सन चाहिए होगा, एक सेलर होगा, एक बायर होगा। क्यों सुन लीजिए, कोई दिक्कत? क्लियर बात? चलिए, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नेसेसरली be goods covering only movable property, it may be either existing goods or owned or purchased by the seller of future goods। ठीक है, a price in money not in time should be paid or promised, but there are nothing to prevent the consideration from the being partly in money and partly in kind। ये आपको प्राइस पेमेंट करना है तो पूरा इन काइंड नहीं, मनी के रूप में पेमेंट करना है। ऐसा नहीं कि आप कोई सामान परचेस कर लिया, 10,000 सामान परचेस किया, उसके बदले में कोई चलो भाई 2-4,000 पैसा दे दें, बाकी कोई सामान उसको एक्सचेंज कर लें, ऐसा नहीं। जो प्राइस है तो प्राइस पेमेंट आपको देना पड़ेगा, आपको फुल प्राइस पेमेंट करना पड़ेगा आपको, या फिर उसको कोई उससे पहले ही एग्रीमेंट हो रहा हो, उसी में ऐसा कोई ऑफर हो एक्सचेंज का, तब वो एक्सचेंज कर सकते हैं आप, अब रिमेनिंग प्राइस देंगे आप। लेकिन डिपेंड करता है वो जो गुड्स भी होगा वो प्राइस के बराबर होगा, इक्विवेलेंट होना चाहिए आपका। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी गुड्स फ्रॉम सेलर टू द बायर मस्ट टेक प्लेस, गुड्स की क्या होना चाहिए? ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है। ये उठाया हमने, आपको दिया, मेरा गुड्स कहाँ पहुंच गया? आपके पास पहुंच गया। ठीक है ना? द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल गुड्स फॉर अ प्राइस बाय वन पार्टी एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर बाय अदर। एक तो बाई करने का ऑफर है, दोनों सीखा हम लोगों ने, दोनों क्या होता है? स्वेच्छा से होता है, वॉलंटरी होता है, एक ऑफर दे रहा है, एक एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक, कंसेंट होना चाहिए उन दोनों बीच में। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट और कंडीशनल, एब्सोल्यूट तुरंत हो गया, या आपकी शर्त होगी इतना पेमेंट दे देंगे, अभी देंगे बाद नहीं, जो पहले बिफोर, कैसे कब समझना पड़ेगा? बिफोर आफ्टर सेल नहीं। और ऑल अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सब एग्जिस्ट करेगा ही रहेगा। जितना भी सीखे हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट सीखा था, जितने भी उसके एसेंशियल्स थे सारे यहाँ लागू हो जाएंगे। ठीक है, और वही दोबारा फिर नीचे दे रहा है, सेल और एग्रीमेंट टू सेल, सेल और एग्रीमेंट से डिस्कस किया हमने आपसे ना, सेल क्या है और हाँ एग्रीमेंट सेल क्या होगा? फ्यूचर में होगा, और जब टाइम इलेप्स हो जाएगा तब वो एग्रीमेंट सेल बन जाएगा। डिफरेंस आपके सामने टेबल में दिया, समझा दिया, क्या उसको आप रीड कर सकते हैं, हम आगे बढ़ जाएं। अगर कोई पॉइंट दिक्कत करेगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसका समझ कर ही लिया है आपसे। ठीक है सीता जी,
है सुन पा रही, देख पा रही? नहीं? यस सर। चलिए इसका डिफरेंस देखिएगा, कोई दिक्कत आएगा हमसे पूछिएगा। डिस्कस हमने कर लिया आपसे। अब सेल डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि आइए देखते हैं सेल एंड हायर परचेज में क्या अंतर है, अदर सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर होता है। देखो जब हम लोग जैसे कोई आपको एक बाइक परचेज करना है, आप शॉप पर पहुंचे, शोरूम में गए और बाइक पूछे कितने का है, वो तुरंत बाइक वाला पूछता है आपसे सर कैश लेंगे या फाइनेंस करेंगे, पूछता है नहीं पूछता है? जो कैश लेंगे तुरंत वो क्या हो गया, नॉर्मल सेल हो गया। और जो पूछता है फाइनेंस कराएंगे, इसका मतलब क्या हो गया, वो हायर परचेज सिस्टम हो गया, यानी इसमें इंस्टॉलमेंट बन जाएगा आपका, किस्त बन जाएगी आपकी, आपको कुछ डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, आप कुछ डाउन पेमेंट दीजिए, बाकी आप ले जाइए, पोजीशन आपका हो जाएगा। और आप जो क्या करिए, हर महीने इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते रहिएगा, किस्त फाइनेंस हो गया आपका, उस पर इंटरेस्ट आपका चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, वैल्यू उतना प्राइस आपका बढ़ जाएगा। पहली बात डिफरेंस हुआ सेल और हायर परचेज में। नहीं सेल में क्या है, तुरंत सेल कर दिया जाता है, हायर परचेज में फाइनेंस किया जाता है, जिसमें कि इंस्टॉलमेंट बनती है, इस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। और तुरंत जो सेल क्या सेल कर रही है इसमें इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। पहली बात। सबसे मेन बात सुनो, जब सेल करते हो तो जिस दिन आपने सेल किया है, पेमेंट मिल गया है, उसी दिन पोजीशन भी हो गया, ट्रांसफर हो गया है, और साथ साथ टाइटल भी ट्रांसफर होता है, यानी कि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। आज आपने सेल किया है, नॉर्मली पैसा मिल गया है, तो आपने सेलर ने क्या किया, बायर को ट्रांसफर कर दिया, तो ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गई, जो बायर था वो मालिक बन गया उसका बाइक का, ठीक है ना। लेकिन हायर परचेज में क्या होता है, आपको पोजीशन तो मिल जाता है, मान लो बाइक खरीदा आपने, आपको बाइक तो मिल जाएगा, भाई लो ले जाओ चलाओ कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा तुमको सौंप दिया, डिलीवरी हो जाएगी, तुमको सौंप दिया जाएगा, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, आखिरी इंस्टॉलमेंट पे कर देने के बाद। जैसे आपने अगर 3 साल का किस्त बनवा दिया, 36 किस्त बनवा दिया आपने, 36 इंस्टॉलमेंट, तो आप जब 36 आखिरी इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे, तभी आपके नाम क्या होगा, ओनरशिप ट्रांसफर होगा, टाइटल ट्रांसफर होगा। अदरवाइज अब आप उसके मालिक नहीं बन पाएंगे। लेकिन सेल में मालिक तुरंत ट्रांसफर हो जाता है, तुरंत बन जाते हैं टाइटल से। लेकिन हायर परचेज वाले सिस्टम, जब आप कोई चीज सेल होता है या आप परचेज करते हैं, तो जब आखिरी किस्त जमा करेंगे तभी क्या आप मालिक बन पाएंगे, ऐसे मालिक नहीं बन पाएंगे। अंतर क्लियर हो गया? सेल और हायर परचेज में अंतर क्लियर हुआ? बोलिए जी स्टा जी। फिर से बोलिए। हम फिर से बोल रहे हैं, हायर परचेज मतलब वो इंस्टॉलमेंट परचेज करना, और इंस्टॉलमेंट जब परचेज करेंगे तो इसमें आपका ओनरशिप ट्रांसफर आखिरी किस्त जमा कर देने के बाद होगी। नॉर्मल सेल करते हैं, जिस दिन भी आपने परचेज किया, सेल हुआ, उसी दिन मालिकाना हक टाइटल ओनरशिप ट्रांसफर उसी दिन हो जाती है। बस यही बात थी। ठीक है स्टा जी, अभी क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया। अब ये सारी बातें इसमें समझाई गई है, और सेल और हायर परचेज में इसमें बता रहा है सिस्टम क्वेश्चन क्या होगा, प्रॉफिट कब मिलेगी, टाइमिंग क्या होगा, ट्रांसफर होगी, सब ने हमने आपको समझा दिया है। और आखिर जमा नहीं करेंगे आप, या कोई भी डिफॉल्ट करेंगे आप, तो क्या वापस ले जाए उठा के, ऐसे वापस ले जाएगा उठा के, क्योंकि उसका है, आप हो भी सकते हैं, क्योंकि आप मालिक बने नहीं है आप लोग। और सेल में क्या आप मालिक बन चुके हैं, तो आपका हो गया है वो, अब तो आपसे वापस ले नहीं पाएगा वो। हायर परचेज देखते ना, कोई बाइक है या कार है, कोई हायर परचेज करके लाते हो, कोई इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं करोगे, तो आएगा अपना सामान उठा ले जाएगा, वापस ले जाएगा, क्योंकि वो पूरे हक से आएगा, एज ए लीगल तरीके से उठा ले जाएगा। लीगल नहीं है, आप कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि वो कहेगा भैया एक्ट कहता है हमसे कि आपने इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट किया है और आपको ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, तो उसका है, आया उठा लेंगे, आप रोक भी नहीं पाएंगे उसको लीगल तरीके से भी। ठीक है, तो ये सब ये हमने डिस्कस कर लिया आपसे, ये भी आप जो दिया हुआ अपने आपके बुक में होगा, सबके पास है, आपका कर लीजिएगा इसको। कोई पॉइंट नहीं समझ में आएगा स्टाफ, तुरंत रोकना आपको बता देंगे आपको क्लास में, वैसे कोई दिक्कत आनी नहीं है, आपको समझना आपको आ जाएगा। हाँ, ये चीज आपको पढ़ना है, अच्छे से समझना है कि सेल और बेलमेंट में क्या अंतर है। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है, सेल और बेलमेंट में क्या अंतर होता है। तो हिंदी में क्या लिखा है जरा बताएंगे आप इसका, कि सेल और बेलमेंट में? बेलमेंट का मतलब किराया क्रय लिखा है। Sale and bailment. देखो, a bailment is a delivery of goods for some specific purpose under a contract on the condition that the same goods are to be returned when the purpose of the accumulation of the bearer of the or the deposit according to the direction of bearer। तो आप देखो, सीधी बात ये हो गई है कि आपने जो बेलमेंट किया है, जैसे कि आप कोई टेंट का सामान लेकर के आते हैं, टेंट से सामान लाते हैं ना, वो सब मिलता है, टीवी, कूलर, फ्रिज, चेयर, फर्नीचर सब तो मिलता है।
मिलता है ना, किस पे मिलता है, किराए पे मिलता है। आप उनका गुड्स लेकर के आए हैं, कुछ कंडीशन टर्म्स रहते हैं, उसको आप यूज करेंगे और उतना समय के बाद वापस करेंगे और किराया उसका दे देंगे आप। समझ में आ रहा है? ये आपका क्या हो गया है, गुड्स आपको डिलीवरी हुई है, दिया गया है, लेकिन क्या है, जैसे स्टार ने क्या बोला अभी शायद किराए पर, ये क्या हो गया आपका बेलमेंट हो गया। ठीक है स्टार जी, कोई दिक्कत? इससे पहले हम आपसे पूछ लिए। हेलो, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वही बता रहा है, डिलीवरी गुड्स दिया आपने उसको, लेकिन वो गुड्स क्या होगा बाद में रिटर्न, जो लिखा है यहाँ पे देखो, डिलीवरी या गुड्स हो गया आपका, साइंटिफिक पर्पस के लिए हुआ था, कि बाद में क्या होगा, सेम गुड्स आर टू बी रिटर्न, क्या होना चाहिए उसका, उसका गुड्स क्या होना चाहिए, आप रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, ये यानी कि जब सेल कर दोगे तो भी ऐसे होता है क्या कि अभी डिलीवरी दे देंगे, आप वापस लोगे यूज करने के बाद किराया दोगे, नहीं। तो अंतर संवाद समझ में आपको आ गया होगा, अंतर दिया हुआ है यहाँ पर, अच्छे समझ में लिखा भी है यहाँ पर, बेलमेंट सेल में बी क्लियरली अंडरस्टूड बाय स्टूडेंट्स स्टडीइंग बाय फॉलोइंग, अच्छे हो जाएगा क्या, जो दिया हुआ 3 बात दिया है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम द सेल टू बायर, सो इट इज अ ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर हो गया। इधर देयर इज ओनली ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, आपको उठा के बस दिया गया, लीजिए, चाहिए यूज करिए और यूज करके फिर वापस करिएगा। बेलर टू द बेली, दो भाग हो गए, फ्रॉम बेलर टू, दो लोग हैं यहाँ पर, एक बेलर जो दे रहा है, सेलर को क्या बोलेंगे बेलर, और जो परचेजर क्या बोलेंगे बेली, क्योंकि परचेज तो नहीं कर रहा है ना, इसलिए परचेज कर सकते नहीं उसको, और सेल नहीं कर रहे, सेलर बोल सकते नहीं है, उसको बेलर और बेली बोला जाता है। फॉर द यानी ऑफ द रीजन ऑफ द लाइक सेफ कस्टडी, आप अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, सेफ कस्टडी कंडीशन उनकी होती है, अगर आप यूज करने के लाए हैं और तोड़ दिए, टूट गया, तो दूसरा वापस करेंगे उसको नहीं, जिस उसका पैसा लग जाएगा, जिस तरीके से आप लाए हैं, जिस रूप में लाए उसको उसी रूप में आपको वापस करना होगा। अब रिटर्न गुड्स क्या होगा, द रिटर्न ऑफ गुड्स इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेलर इज नॉट पॉसिबल, भाई सेल हो गया, खत्म हो गया, क्या वापस करेंगे, वापस होगा नहीं, इसमें क्या है, मस्ट बी, वापस करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप यूज करने लाए थे, आप खरीद के नहीं लाए थे। ठीक है, कंसिडरेशन क्या होगा, यहाँ तो आप प्राइस से जितना उसका पैसा होगा खरीदते वक्त पूरा पेमेंट करते हैं, और यहाँ पर बेलमेंट में क्या होगा, नॉन लिस्टेड देंगे, जैसे किराया दे रहे हैं उसका कंसिडरेशन क्या दे रहे हैं आप, उसको किराया दे रहे हैं आप, यानी बेलर और बेली अंतर समझ में आ गया आप लोगों को, सेल बेलमेंट अंतर समझ में आ गया आप लोगों को, अच्छी बात है। अनुराग जी कहाँ हैं, है कि नहीं अनुराग जी? यस सर। चलिए आगे, अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, सेक्शन 5 बता रहा है कैसे बनता है, तो रिगार्डिंग सेक्शन 5 कहता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय द ऑफर बाय और सेल गुड्स फॉर ए प्राइस एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर, भाई किसी ने ऑफर दिया है, भाई अपना सामान हम दे रहे हैं, भाई हिमांशु जी, हाँ क्या छोड़ गया ये, अच्छा, सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, कोई बात नहीं, इसको देख लीजिए खुद का, सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज वन इज विच सम गुड्स आर सोल्ड आर टू बी सोल्ड, बेचे या बेचे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे किसी प्राइस पर, बट वेयर नो गुड्स आर सोल्ड and there is only a doing rendering some of work of labor, then the contract is only work and labor and not to sell of goods, बेचना नहीं है, सिर्फ क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, दोनों होता है ना, कभी कभी हम मटेरियल के साथ देते हैं कॉन्ट्रैक्ट या सिर्फ सर्विस देते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक पसंद में आ रही है, उनको अगर घर बनवाना है कभी कभी क्या बोलते हैं, लेबर मटेरियल दोनों दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट ठेका दे दिया हमने, या फिर बोलते मटेरियल हमारा, सिर्फ लेबर आपका, बोले कितना लेंगे काम करने का, तो वहां कुछ बेच नहीं रहा है, सिर्फ क्या करेगा, लेबर दे रहा है, उसका कॉन्ट्रैक्ट आता है, तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है उसका, ठीक है ना। अब समझ में आ गई बात, अब कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, कैसे बताया, इसमें बताया है कि प्राइस का होगा, नहीं कोई ऑफर करे, कोई बायर ऑफर करेगा हम खरीदना चाहते हैं, या सेलर ऑफर करे हम बेचना चाहते हैं, इस प्राइस पर क्या आप लेंगे, या वो पूछेगा बायर इस प्राइस पर क्या अपना हमको आप सेल करेंगे, भाई हमसे पूछ रहे हैं, भाई हमको हिमांशु का मोबाइल पसंद आ रहा है, हिमांशु जी क्या अपना मोबाइल हमको आप 10,000 रुपये में सेल करेंगे, अब शिक्षा हमारी शिक्षा यही बात सिखाया गया आप लोगों को, हम सोचा बताएंगे वारंटी होगी, हम ऑफर देंगे, और ये देखो ऑफर देंगे वो एक्सेप्ट करेंगे, और स्पेसिफिक गुड्स होगा प्लस प्राइस भी होगा, सब देखो इसमें लिखा हुआ है, प्राइस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर, द कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड द इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स, इमीडिएट पेमेंट ऑफ द प्राइस और बोथ, तुरंत हो सकता है दोनों, तुरंत गुड्स लिया तुरंत पेमेंट किया, और डिलीवरी पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, और द डिलीवरी ऑफ पेमेंट वो शैल बी पोस्टपोन्ड, या तुरंत हो सकता है या बाद में भी हो सकता है, इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, बाद में दे सकते हैं आपको हम,
पता है इसका सब बताया गया है। लॉ कहता है आप सिर्फ फोर्स में गॉड में बी द मेड इन राइटिंग इन द वर्ड और माउथ और पार्टली राइटिंग इन द पार्टली ऑफ वर्ड और माउथ और मे बी इम्प्लाइड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द पार्टीज। तो आपको लिखित रूप पहले बोलेंगे और लिखित रूप में भी आपको रेटिंग में आपको ऑनर करना पड़ेगा आपको, और कुछ चीजें इम्प्लाइड हो जाती है जो कि सही हो। आर एग्री टू डिलीवर his old motorcycle valued 25,000 to S, exchange for a new motorcycle and agreed to pay the difference with the it is a contract of sale। you want a contract of sale कि आप exchange करेंगे, इतना बाकी पैसा देंगे तो आपको क्या दे देंगे, अपना कुछ वापस कर देंगे। ऐसे लोग करते हैं यहाँ पर exchange। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है बात? समझ में नहीं आया। अगर आर क्या कर रहा है, कोई डिलीवरी दिया है गुड्स का, मोटरसाइकिल देना चाहता है, पुरानी बाइक उसके पास है, एक्सचेंज चाहता है, तो उसका इसमें उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा ना कि आप अपना पुराना बाइक हमको वापस करिए और हम एक्सचेंज करिए और डिफरेंस का पेमेंट करिए, तब तो हम आपको क्या करेंगे, नया बाइक देंगे। शोरूम से ले गए हैं तो ये क्या हो गया, एग्रीमेंट टू सेल हो गया। हाँ, तो आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा उसके लिए ना, एक्सचेंज करने के लिए प्रोसेस करना पड़ेगा आपको उसके लिए, तभी सेल होगा, ऐसे सेल होना नहीं है। ठीक है स्टार जी बोलिए।